बाराबंकी में नार्को जो कार्टल्स थे उस टाइम इतने पावरफुल थे कि आपको इसके साथ नार्कोस वर्ल्ड जोड़ना पड़ा। बाराबंकी एक बहुत छोटा सा शहर है और ज़िला बिल्कुल लखनऊ से लगा हुआ है। ये वहाँ ओपियम पैदा की जाए, अफीम पैदा की जाए। जब आपको इस नार्को कार्टेल को बस्ट करने की जिम्मेदारी मिली, आपने क्या स्ट्रेटजीज, क्या प्लानिंग्स यूज़ करी? हम लोगों ने एक्शन लिया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ओपियम पकड़ी। इतनी बड़ी क्वांटिटी थी जो कि उस समय तक दुनिया में कहीं भी ओपियम इतनी नहीं पकड़ी गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जितनी ओपियम हमने पकड़ी 2 साल के अंदर। उनका सरगना था सबसे बड़ा, वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा। अक्सर मेरा नाम लिया करता था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो मुझसे इतना खफा हो गया था। 30 अप्रैल 1986, पीर बटावन। उस दिन ऐसा क्या हुआ था और उसका जिम्मा पुलिस पे क्यों फोड़ने की कोशिश की? कुछ धमाके होने शुरू हो गए, कुछ गोलियां चल गई, तो पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और वो अरेस्ट जो पीसफुल होना था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए ही आपने लिखा था? जी, वो चीफ मिनिस्टर। जी, इतने नाराज़ हो गए थे आपसे, आपने ऐसी क्या रिपोर्ट बना दी थी? जबकि पोस्टिंग तो चीफ मिनिस्टर खुद ही करते थे उस जमाने में, एसपी। तो उन्होंने कहा कैसे लड़के भेज दिए, ये तो क्या लिख रहे हैं ये लोग, इनको हटाइए, डीजीपी से कहा उन्होंने। तो ये बात मैंने सुनी। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और आप कुर्ते पैजामे में क्या कहते हैं, लखनऊ के रेड लाइट एरियाज़ में किसी को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। ये मालूम पड़ा था कि मूवमेंट हो रहा है ओपीएम का, किसी ने खबर की मुझे, और एक पर्टिकुलर ट्रक था जिस पे हमारी नज़र थी। वो ट्रक तैयार किया जा रहा है इस पर्पज़ के। तो हम उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर हम किस तरह से घिरे और लोगों ने हमसे क्या बातें की, और चारों तरफ कितनी वो थी सब कोठे वालियाँ और सब। हाथ निकलेगी दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। आज की कहानी शुरू होती है 80 के दशक के उस उत्तर प्रदेश से, जहां बाराबंकी की हवाओं में अफीम की खुशबू और बंदूकों का धुआं एक साथ घुला हुआ था। एक तरफ थे वो रसूखदार लोग जिनके हाथ ड्रग्स के काले कारोबार में लिप्त थे, और दूसरी तरफ आया एक एंग्री यंग मैन, जी हाँ, जंजीर फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह, एक खाकी वर्दी वाला पुलिस अफसर जिसे न झुकना आता था न रुकना। फिर दौर बदला, साल आया 1990। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ पुलिस की सख्ती की वजह से आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के तराई के जंगलों में रुख किया और वहां पर भी उस सुपर कॉप को आना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में पूर्व आईपीएस ऑफिसर आलोक लाल सर, जो कि आर्टिस्ट और लेखक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। सर, जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था और आपकी लाइफ के बारे में पढ़ रहा था, तो पुलिस की लाइफ इतनी रोमांचकारी होती है, और खासकर जब आपके बारे में पढ़ रहा था, आजकल लोग एडवेंचर के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर आपकी ज़िंदगी ही एडवेंचर थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उस रोमांच के बारे में सुनना चाहूँगा। रोमांच की जहाँ तक बात है, वो जैसा कि आपने कहा कि पुलिस का काम ही कुछ ऐसा है, लेकिन रोमांच से मेरी मुलाकात पहले से होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं खेल कूद में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। और आप जानते हैं कुछ खेल बड़े रोमांचकारी होते हैं। और अगर क्रिकेट का उदाहरण आपको क्रिकेट बड़ा पसंद है? जी, मैं खूब खेला हूँ क्रिकेट। जी। तो
क्रिकेट का जैसे उदाहरण है, आपको मालूम है कि आखिरी ओवर है और 20 रन बनाने हैं, तो उस वक्त अंदाज़ा लगाइए कि बैट्समैन की क्या हालत होती है और बॉलर की क्या। तो और जगह पे रोमांच होता है, सिर्फ पुलिस में आकर ही नहीं होता है। तो उससे पहले से मुलाकात थी। अब आपकी किताब की बात करते हैं, बाराबंकी नार्कोस की। जी। जब नार्कोस शब्द की बात करते हैं तो हमें कोलंबिया याद आता है, पाब्लो एस्कोबार याद आते हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ दिमाग में आती है। पर बाराबंकी के साथ नार्कोस शब्द, और क्या बाराबंकी में नार्को जो कार्टल्स थे उस टाइम इतने पावरफुल थे कि आपको इसके साथ नार्कोस वर्ल्ड जोड़ना पड़ा? थोड़ा सा बाराबंकी के बारे में बताता हूँ जी। आपको। बाराबंकी एक बहुत छोटा सा शहर है और ज़िला बिल्कुल लखनऊ से लगा हुआ है। तो लखनऊ एक उस बड़े बरगद की तरह से है जिसके नीचे और कुछ पनपता नहीं है। तो वैसे ही लखनऊ बहुत बड़ा और बाराबंकी छोटा सा, तो वहाँ और कुछ तो पनप नहीं रहा था। लेकिन वहाँ की ज़मीन इसके लिए बहुत अच्छी थी कि वहाँ ओपियम पैदा की जाए, अफ़ीम पैदा की जाए। और आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कुछ जगहें चुनी गई हैं, उसमें भारत भी एक है कि आप ओपियम की पैदावार करें, क्योंकि ओपियम का इस्तेमाल दवाओं में होता है, उसकी दुनिया भर में ज़रूरत पड़ती है। तो उसको कंट्रोल तरीके से पैदा करने का काम भारत को भी मिला हुआ है। बाराबंकी में जो कि ज़मीन उसके लिए साजगार है, तो वहाँ अच्छी उपज हो जाती है। तो इसके लिए लोगों को लाइसेंस दिया जाता है और वो लोग उस लाइसेंस के बेसिस पे जितना उनको पैदा करना चाहिए उतना पैदा करते हैं और सरकार उसको ख़रीद लेती है। ये तो वो बात हुई जो कि होनी चाहिए। जो लीगली होनी चाहिए। लेकिन जो पैदा होती है उनमें से कितना वो लोग पिल्फर करने में कामयाब हो जाते हैं, उस पिल्फरेज में क्या-क्या खेल होते हैं, किस तरह से पिल्फरेज की हुई ओपियम काला बाज़ार में आ जाती है और उस काले बाज़ार में आकर उस ओपियम से क्या-क्या हो सकता है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ उसमें आइडिया मिलेगा उसका। तो बाराबंकी के बारे में तो मैं यही बताऊँगा कि वहाँ पर लखनऊ के नज़दीक होने की वजह से वहाँ का विकास कम था। लोग जानते नहीं थे कि किस तरह से अपना जीवन यापन करें, खेती करें और खेती में ये बहुत ल्यूक्रेटिव था कि आपकी एक एश्योर्ड इनकम है, गवर्नमेंट की रेट्स हैं, उस पे मिलता है। जो हम लोगों ने एक्शन लिया उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ओपियम पकड़ी। इतनी बड़ी क्वांटिटी थी जो कि उस समय तक दुनिया में कहीं भी ओपियम इतनी नहीं पकड़ी गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जितनी ओपियम हमने पकड़ी 2 साल के अंदर। आपने मुझसे पूछा था कि इतना असर क्यों पड़ा उन लोगों पर। उन लोगों पर इतना बड़ा असर इतना पड़ा कि जो उनका सरगना था सबसे बड़ा, वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा। उसका इलाज वहाँ पर नूर मंजिल नाम का एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ उसका इलाज हुआ और उस इलाज के दौरान भी वो अक्सर मेरा नाम लिया करता था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो मुझसे इतना खफा हो गया था। खैर जो भी है, तो वहाँ पर नार्कोस क्यों कहलाता है, क्योंकि नारकोटिक्स है। और अब नार्कोस वर्ड तो बहुत बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। सच बात तो ये है कि वो नार्कोस वाला सीरियल है उससे बहुत प्रख्यात हुआ ये शब्द। उससे पहले लोग जानते तो होंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये बाराबंकी के नार्कोस है और बाराबंकी के नार्को की ख़ास बात यह है कि बाराबंकी की ओपियम देश विदेश सब जगह जाती है। अमेरिका में भी उसको पसंद किया जाता है, तो वो बाराबंकी के नाम से वहाँ की ओपियम मांगी जाती है। तो कहना यह है कि ये काफ़ी बड़ा नार्को का मामला था, नार्कोस का, और अगर उस पर रोक ना लगाई जाती तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा असर करता पूरी सोसाइटी पर। हज़ारों लाखों करोड़ का मामला था। सर, जब आपको इस नार्को कार्टेल को बस्ट करने की जिम्मेदारी मिली तो फिर उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था, और आपने क्या स्ट्रेटजीज, क्या प्लानिंग्स यूज़ करी इस नार्को कार्टेल को बस्ट करने की? देखिए ये कोई नई समस्या नहीं थी। बाराबंकी चूँकि वहाँ पर बरसों से बल्कि सदियों से पैदा हो रही थी ओपियम, तो वो समस्या पहले से चालू हो गई थी कि वो पैदावार जो होती थी वो ईमानदारी से बटे, ऐसा नहीं था। तो जब मैं वहाँ जा रहा था तो मुझसे वहाँ के जो उस वक्त डीजीपी थे और जो होम सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने ये कहा कि आलोक, अब बहुत समस्या हो गई है, लोग बहुत थू-थू कर रहे हैं सरकार के ऊपर
और अब ऐसा लगता है कि इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा एक्शन लें कि ये काम बंद हो जाए जिसकी वजह से हम इतने बदनाम हो रहे हैं। तो एक तो ये मुझे एक तरह से यही काम मिला कि मैं जाकर ये करूं। वहाँ जाकर मैंने देखा कि जो मेथड्स पहले से अपनाए गए थे वो सिर्फ ये थे कि दिखावट के लिए कुछ कार्रवाई करते रहिए, कभी कुछ पकड़ लिया, कभी कुछ दिखा दिया, उसमें कुछ लोग जेल चले गए, लेकिन उन तक हाथ नहीं जाते थे जो वास्तव में सबसे बड़े इसके जी। सौदागर थे। छोटे मोटे लोग पकड़े जाते थे, छोटे मोटे कार्रवाई होती थी और इसके बदले में पुलिस को और दूसरे प्रशासन के लोगों को, अन्य विभाग जो इससे संबंधित थे, उनके अधिकारियों को कुछ ना कुछ पहुंच जाता था, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो जाता था। तो इसलिए ये काम होता नहीं था। तो मेरे सामने ये बात थी कि एक तो ये करना है, दूसरे जो मेथड्स वहाँ चल रहे थे वो ज़ाहिर है सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, हुँ। पकड़ नहीं पा रहे थे, सही लोग तक नहीं पहुँच रहे थे, तो मेथड्स नए अपनाने थे। इसलिए हमने सोचा कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए कि क्रिमिनल क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, उनका कौन मदद कर रहा है, उन्होंने क्या तरीक़े अपनाए हुए हैं और किस तरह से वो ओपियम स्मगल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए मुझे कुछ नए लोगों को एक तरह से प्रेरित करना पड़ा कि वो मेरे पास आएँ और मुझ तक सूचनाएँ लाएँ। तो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम था, मूल रूप से उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो कामयाब हुआ। अच्छा, किसी भी मतलब इन्फॉर्मर्स की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है किसी भी कार्रवाई के लिए। तो पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं, सैन्य कार्रवाई के में अलग मुखबिर होते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप मुखबिरों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने इसमें उन लोगों को यूज़ किया जैसे हसन, गेंदालाल या सतवन जैसे लोग जो खुद भुक्तभोगी थे ड्रग्स के, और कैसे आप उन पे विश्वास कर सकते हैं कि वो कौन सी स्टेज होती है कि आपको लगेगा कि यार ये लोग अब डबल क्रॉस नहीं करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, चूँकि ये ज़रूर है कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं, वो पहले से तो बिका हुआ नहीं है, हुँ। इसकी संभावना रहती है। और बहुत हाई स्टेक्स होते हैं स्मगलर के भी, उसका इतना ज़्यादा इसमें पैसा भी लगा हुआ है, उसकी ज़िंदगी तक जा सकती है अगर वो सही काम नहीं कर पाता है। और उसका आगे सक्सेसफुल बने रहना भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो हमारे आदमी को वो ख़रीद सकता है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास रसूख है, उसके पास सारा प्रभाव करने का तरीक़ा है। तो ये बात सही है कि ये लोग दो तरफ के लिए जो डबल क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा हुआ भी है। मैंने किताब में भी एक दो लोगों के लिए लिखा जी। है जो जाके उधर भी उन्होंने बताया या उन्होंने हमारे यहाँ आदमी भेजे, हुँ। वो हम पहचान गए कि उनके आदमी है, लकीली एट द राइट टाइम। तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा खेल है कि हम आपके यहाँ ताक झाँक करेंगे, आप हमारे यहाँ ताक झाँक करेंगे, कोशिश करेंगे हम आपके आदमी को तोड़ लें और आप हमारे आदमी को तोड़ लें। ये खेल तो चलता है। तो ये खेल दोनों तरफ से चलता रहता है। मुझे लगता है कि क्रिमिनल को सर्वाइव करने के लिए हुँ। पुलिस थाने में झाँकना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अच्छा सर, एक और चीज़, जब आपकी बुक्स शुरुआत करते हैं तो आपने इस बुक में इनिशियली बताया कि ओपियम इंडिया में कैसे आया। ठीक है, मुग़ल कालीन दौर के बारे में बताया। देन आपने बताया कि ब्रिटिश काल में इसका कमर्शलाइज़ेशन हो गया और बाद में इसको एज़ अ ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो कैसे ये साउथ एशिया की ज्योग्राफी को कंट्रोल करता है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है? पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का तो मुद्दा बाद में उठा। असलियत ये है कि ब्रिटिश जो है वो प्योरली अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देख रहे थे और उनको लगा कि चाइना जो उस समय बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके लिए तिजारत करने के लिए, व्यापार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी सिल्क, पोर्सिलेन, टी, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो क्वालिटी स्टफ़ लेने के लिए चाइना को पैसा देना पड़ेगा। चाइना के जो उस वक्त रूलर थे उन्होंने बैन कर दिया था इस तरह का सारा करना। पैसा वहाँ ले नहीं जा सकते थे ये लोग। लोगों को ख़रीदने का क्या तरीक़ा हो सकता है, उनको नशे का ग़ुलाम बनाया जाए। नशे के लिए ओपियम इंट्रोड्यूस की गई वहाँ पर। और चीन है नशे या अफ़्यून के देरीना शिकार, वो एक लाइन है ना आला फतेहपुरी साहब की। हुँ। तो वो इस तरह से चीन में अफ़ीम का जो नशा है वहाँ घोला गया उनके हवाओं में, जैसा आप कह रहे थे जी। हवाओं में।
और वो जब तक उन तक पहुंचा तो धीरे 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 वो बिकते गए, धीरे धीरे इस तरफ झुकाव हो गया, उस पर डिपेंडेंस हो गई। और जब नशे पे डिपेंडेंट हो जाता है आदमी, फिर कुछ भी कर सकता है। फिर इन्होंने ये पाया कि हम लोग ओपियम उनको देते हैं, वो हमें गोल्ड देंगे। पैसा ले नहीं सकते थे, वह बैंड था वो, तो गोल्ड आ जाता था और उस गोल्ड को देकर ये लोग हाई क्वालिटी का स्टफ चाइना से एक्वायर करके फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और जगह पर अपना भेज रहे थे। तो ये इनका ये व्यापार का एक इन्होंने तरीक़ा बनाया कि ओपियम को इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से ब्रिटिश ने ओपियम को एक करेंसी बना लिया और ब्रिटिश ने जो उस वक्त किया वो अब भुक्तभोगी बन रहे हैं, क्योंकि अब उन तक पहुंच गया नशा और वो लोग परेशान हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जानते हैं ड्रग्स का बहुत ज़्यादा असर हो गया। वो चार्लो एस्कोबार वाला जो हुआ वो हुआ, तो हर तरफ से उनके यहाँ ये चीज़ इसलिए पहुंचने लग गई कि वो लोग खुद उस नशे के शिकार हो गए। तो इंटेंशंस के बेसिस पर उनको उसका रिटर्न भी मिल रहा है। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि आप जब बाराबंकी में आप दोबारा गए, उसके बाद जब पहले पोस्टिंग थी आपकी, काफ़ी टाइम बाद आप गए, क्या बाराबंकी अब पहले जैसा है या उससे अलग हुआ है, या आज भी इस टाइप का ड्रग कार्टेल एक्टिव है? बाराबंकी आप जाएंगे तो शहर वैसा ही है जैसा पहले था, उसमें अब भी कोई ऐसा जाहिर है सब जगह कुछ पक्की इमारतें बन गई हैं, कुछ सड़कें कुछ पहले से अच्छी हो गई हैं, लेकिन आमतौर पर लगता है वो वहीं पर हैं अभी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ओपियम की स्मगलिंग की प्रॉब्लम थी वो मैं कह सकता हूँ कि मेरे आने के बाद से तकरीबन बिल्कुल ट्रिकल डाउन हो गई है और अब बहुत मामूली हो रही है। तो उस ज़माने में जो लोग वहाँ पर थे वो मुझसे मिलते जुलते थे, वो जो अब मिले, मैं इस किताब को लिखने के सिलसिले में वहाँ गया और लोगों से मिला, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी वजह से जो ट्रेंड शुरू हुआ, आपकी वजह से जो ओपियम पर रोक लगी, तो उसका फ़ायदा अब तक हम लोग उठा रहे हैं और ओपियम अब बिल्कुल छोटा मोटा कुछ हो जाता है व्यापार, जो इतने बड़े स्केल पर तब हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खुशी होती है इस बात को सुन के। और वहाँ तो मेरे लिए तो एक तरह से सेलिब्रिटी मोमेंट बन गया, क्योंकि मैं गया तो लोग मेरे साथ सेल्फीज़ खींच रहे थे कि वही एसपी साहब तो ये सब हो गया वहाँ पर। जब आपकी किताब को पढ़ते हैं तो आपने बहुत बेबाकी से लिखा है पुलिस का, पॉलिटिशियंस कैसे पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या पुलिस का कैसे मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उस संदर्भ में समझना चाहूँगा कि आपको कैसे किसी पॉलिटिशियंस ने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी? देखिए ऐसा है कि पॉलिटिशियंस ख़ासतौर से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जैसे बाराबंकी था, उत्तर प्रदेश अधिकांश बड़े बैकवर्ड स्टेट्स में आता है हमारे देश के, बीमारू स्टेट्स भी कहते थे ना। तो जहाँ बैकवर्डनेस ज़्यादा होती है वहाँ समाउ और दी अदर जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी होती है उसका ज़्यादा दबाव रहता है। एडवांस स्टेट्स में इतना नहीं होता है। पॉलिटिशियन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई रखने के लिए जो विभिन्न काम करने पड़ते हैं, उनमें से एक ये भी काम है कि पुलिस में जो केस आ रहा है किसी का, उसमें मदद कर दें। तो पॉलिटिशियंस आम तौर पर जो ज़िला लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं वो थाने के स्तर पर नियुक्त जो हमारा अधिकारी होता है, जिसको SHO कहते हैं, उससे डील करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जब मामला फंस जाता है उन्हें ऊपर आना पड़ता है, SP पर दबाव डालना पड़ता है, SP से बात करनी पड़ती है। बहुत से SPs उनकी बात सुन के मदद भी कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर संभव ही नहीं है, जहाँ पर किसी भी तरह से कानून को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, कोई साइड से गली नहीं निकलती, वहाँ पर अफसर के पास भी मजबूरी है और कुछ अफसर ऐसे होते भी हैं जो गली में नहीं जाना चाहते। एक वाक्य आया था कि आप ना, मतलब आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और आप कुर्ते पैजामे में क्या कहते हैं, लखनऊ के रेड लाइट एरियाज़ में किसी को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। वो माजरा किया था और मैम काफ़ी नाराज़ हो गई थी, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन आप नहीं पहुंचे थे। रेड लाइट एरिया में जाने का मेरा कोई तजुर्बा था नहीं वैसे, लेकिन हुआ ये कि तो उसके बाद से तजुर्बा हो गया। वो एक ही बार का हुआ। तो वहाँ पर मेरे घर पे एक पार्टी थी, क्योंकि हम लोग की वेडिंग एनिवर्सरी थी 21 जून को। तो गेस्ट आ रहे थे, कुछ वहीं के थे, बाराबंकी के, कुछ बाहर से आ रहे थे।
और मेरा एक मुखबिर था जो बहुत अहम था, उससे उस दिन बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा था कि मूवमेंट हो रहा है ओपीएम का, किसी ने खबर की मुझे। और एक पर्टिकुलर ट्रक था जिस पे हमारी नज़र थी, वो ट्रक तैयार किया जा रहा है इस पर्पज़ के लिए। समा वो ट्रक जिस जगह काम चल रहा था उस पर वहाँ से हमारी आंखों से ओझल हो गया, और तब हमें लगा कि इस वक्त कुछ गड़बड़ है। मुझे उस इन्फॉर्मर की ज़रूरत थी, और पता लगाते लगाते ये मालूम पड़ा कि वो अपनी किसी फ्रेंड के पास गए हुए हैं। तो हम उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर हम किस तरह से घिरे और लोगों ने हमसे क्या बातें की, और चारों तरफ कितनी वो थी सब कोठे वालियाँ और सब। तो वो एक अनुभव नया था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो लड़का मिल गया हमें बाद में। तो उस ट्रेल पे जाना पड़ा। पीछे लोग नाराज़ हो रहे थे, वाइफ नाराज़ हो रही थी, गेस्ट नाराज़ हो रहे थे, कुछ लोग जा चुके थे जब तक मैं पहुंचा। अब असली बात जो आपने पहले कहा था कि मैं उस ड्रेस में था जिसमें आमतौर पर लोग शायद जाते होंगे उस जगह पर कुर्ता पजामा पहन के, सिर्फ मेरे पास गजरा नहीं था बाकी सब तो वैसा ही था कुछ। अब अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 30 अप्रैल 1986 पीर बटावन, उस दिन ऐसा क्या हुआ था और उसका जिम्मा पुलिस पे क्यों फोड़ने की कोशिश की गई थी? वो पुलिस तक बात पहुंचनी ही थी, क्योंकि आपको शायद याद होगा 30 जनवरी को उस दिन 30 अप्रैल को उस दिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ये कॉल दिया था कि जो डिसीजन लिया गया है बाबरी मस्जिद के बारे में गवर्नमेंट ने लिया है, उसको अपोज करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे और जगहों पर भी उत्तर प्रदेश के अलावा वो लोग अरेस्ट करेंगे, पीसफुल अरेस्ट। तो पीसफुल अरेस्ट एक नॉर्मल चीज़ होती रहती है जिसके लिए सारी तैयारी की जाती है, हमने भी की थी। जिस जगह वो इकट्ठा होने की बात तय हुई थी वो एक पीर बटावन एक मोहल्ला है, उसमें वो मैदान था, वहाँ पर वो सब इकट्ठे हुए, सब कुछ पीसफुली चल रहा था। यकायक वहाँ पर कुछ धमाके होने शुरू हो गए, कुछ गोलियाँ चल गई, तो पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, और वो अरेस्ट जो पीसफुल होना था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया। काफ़ी लोग मरे उसमें, हमारे एक अफसर भी मरे उसमें, हमारे अफसरों को चोट भी आई, साथ ही साथ पब्लिक के लोग भी उसमें मारे गए। तो वो एक बहुत बड़ा कांड हो गया, पीर बटावन कांड के नाम से जाना जाता है। पुलिस इसलिए इन्वॉल्व हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, गिरफ्तारी देनी थी उनको, तो पुलिस तो आएगी उसमें। असलियत में आपने इससे पहले भी सवाल पूछा था कि पॉलिटिक्स कहाँ से आ जाती है इन सब चीज़ों में। पॉलिटिक्स के दो बड़े कारण होते हैं। एक तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है पॉलिटिकल, इलेक्शंस की जैसे बात है, इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी के लोगों को ज़रूरत पड़ती है। वो डिक्लेयर्ड अमाउंट तो जितना भी हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए ये लोग बड़े अहम है जो पैसा देने वाले होते हैं, ब्लैक मनी जिनके पास होती है। और जितनी ब्लैक मनी ड्रग ट्रेड्स के लोगों के पास होती है, रफली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ब्लैक मनी इज़ विद देम। तो 50% जिनके पास पैसा है वो कुछ पॉलिटिशियंस के लिए जो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जो मतलब इस तरह का धंधा करते हैं, काला कारोबार करते हैं, वो लोग ब्लैक मनी को पॉलिटिशियंस को भी सप्लाई करते हैं, पहुंच बनाते हैं अपनी। अब ब्लैक मनी तो इसलिए कहलाती है कि उस पर आप टैक्स नहीं देते, उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन वो मनी वही चीज़ खरीद सकती है जो आपकी नंबर 1 की चीज़ खरीदती है। और एक और चीज़ ना, इलेक्शन की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये भी तो है कि वोटर तक पैसा पहुंचता है या कुछ और पहुंचता है। वो फेवर अगर वोटर तक पहुंचना है तो वो पैसा अपने नॉर्मल जो खर्चा पेपर पे दिखाया जाता है उसमें तो नहीं कर सकते ना, तो वो अंडर हैंड डीलिंग्स होती हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इलेक्शंस किस तरह होते हैं। तो वही बात थी सारी कि पैसा चाहिए उनको इलेक्शन लड़ने के लिए, पैसा चाहिए उनको अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाने के लिए, तो पॉलिटिशियन इसलिए इंटरेस्टेड होता है इसमें। जब हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस में भी आपने बहुत बेबाकी से लिखा है कि पुलिस में किस तरह का और किस लेवल पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपने एसएचओ लेवल पे लिखा हुआ है, किसी की फेक रिकवरी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो मैं उस बारे में जानना चाहूँगा कि
किस किस लेवल पे पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है ताकि एक आम आदमी ईजिली पुलिस के साथ कनेक्ट कर सके? और शायद ये प्रॉब्लम आपने फेस करी थी और आपने खुद को कैसे कनेक्ट करने की कोशिश जहाँ करी थी तक उनसे? भ्रष्टाचार की बात है, पुलिस विभाग भी भ्रष्ट है, सरकार के बहुत सारे विभाग भ्रष्ट हैं, सरकार के बहुत सारे तंत्र भ्रष्ट हैं, तो पुलिस भी उनमें से एक है, क्योंकि ये उसी सोसाइटी से आते हैं लोग, पुलिस वाले, जिस सोसाइटी से और लोग और जगह पर जाते हैं। जहाँ तक भ्रष्ट किस लेवल पर ज़्यादा भ्रष्ट है लोग, ज़ाहिर है जो ऑपरेशनल लेवल होते हैं, जो किसी को पकड़ सकता है, किसी के खिलाफ मुकदमा कायम कर सकता है, किसी को जेल भेज सकता है, किसी के केस को बिगाड़ सकता है, वो इस पोजीशन में ज़्यादा होता है कि लोगों से वो पैसा घूस में ले सके। अब उसके ऊपर वाले प्योरली बाय चॉइस उस धंधे में लिप्त होते हैं। मैं चॉइस की बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग बेईमान नहीं होते हैं, कुछ लोग बेईमान होते हैं, और जो कुछ लोग बेईमान होते हैं उनका भी अलग अलग लेवल है बेईमानी का। कोई बहुत होता है, कुछ कम होता है। अभी तक मुझे नहीं मालूम कि इसको स्केल बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा और कुछ लोग कम बेईमान होते हैं। उसकी वजह से वो लोग वो पैसा चाहते हैं जो कि नीचे वाले कमा रहे हैं, जो थाना लेवल पर कोई कमा रहा है। और मैं एक साथ ही कहना चाहूँगा, बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं, इसीलिए काम चलता है। बहुत सारे ईमानदार हमारे कर्मचारी हैं जो जान दे देंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन जो न्यूज़ बनती है, जो ख़बरों में आता है, जो अखबार में छपता है, जो सनसनी में आता है टीवी वगैरह पे, वो वही होता है जो कि नेगेटिव होता है आमतौर पर। तो नेगेटिव वाले को ज़्यादा किया जाता है। दूसरी चीज़ और है कि पुलिस का काम ही ऐसा है कि वो नेगेटिव है। बहुत सारे लोग उससे प्रभावित उस तरह से होते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। अनलाइक दोज हु गिव लाइसेंसेस, जो लाइसेंस दे रहा है, तो लाइसेंस लेने वाले को भी कुछ फ़ायदा हो रहा हो सकता है, उसका ज़िंदगी भर का कारोबार लग जाए उस लाइसेंस की वजह से, किसी बच्चे की नौकरी लग जाए, किसी का एडमिशन हो जाए, किसी का कुछ कोई ना फ़ायदा पहुंचाने की पोजीशन में बहुत सारे विभाग के लोग होते हैं। पुलिस आमतौर पर मदद जो करती है वो इस तरह की कहती है, ठीक है हम इसको जेल से बचा देते हैं, ठीक है हम इसको मुकदमे से बचा देते हैं, ठीक है हम इस पर इल्ज़ाम थोड़ा हल्का कर देते हैं। इस तरह की चीज़ थोड़ा नेगेटिव काम करने के लिए। और ये ऐसा काम है जिसको पब्लिक का आदमी जाके सबको नहीं बताता कि देखो मैं तो जा रहा था जेल में, इसने मुझे बचा दिया, उसको छुपा के रखते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी उनको लाइसेंस दिलवा देता है तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे लाइसेंस दिलवा दिया। तो छवि जो बनती है पुलिस की वो नेगेटिव रीजंस की वजह से बहुत ही एडवर्स बनती है। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि ईमानदार है पुलिस, बहुत सारे लोग बेईमान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ईमानदार भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, त्यौहार पर घर पे नहीं रह सकते, बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते। बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है उनको ये भी कई बार नहीं मालूम होता किस क्लास में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें वो मिस आउट करते हैं, काफ़ी बड़े सेक्रीफाइसेस उनको करने पड़ते हैं बच्चों से दूर रहते हुए। सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि पुलिस की जो नेगेटिव छवि बनी है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते बहुत हैं? अच्छा क्वेश्चन है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के काम को उस हद तक स्वतंत्र कर दिया जाए काम करने के लिए पुलिस को, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल है, पॉसिबल है। अब देखिए, मुझे एक मुकदमा इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिला। मैं जब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो मुझे फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं जिससे बात करना चाहूँ, जिसको पकड़ना चाहूँ, जिसके तार मुझे लगता है उससे जुड़े हुए हैं उन तक पहुँचूँ और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँ। अगर मैं फ्रीली ये सारा काम कर सकता हूँ तो फिर कम्प्लीटली मेरी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि मैं उस काम को ईमानदारी से करूँ। लेकिन अगर मैं कठपुतली की तरह से काम कर रहा हूँ और बहुत सारी उस पर दबाव पड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन है बहुत मजबूत मुझसे कह रहा है ये इसको नहीं बंद होना चाहिए, कोई और दूसरे रीज़न से, जाति के हो सकते हैं, किसी अफसर का दबाव हो सकता है, अपने परिवार का दबाव हो सकता है, उस वजह से मैं उस मुकदमे को बहुत फ्रीली नहीं कर रहा हूँ। तो अगर फ्रीडम हो ऑफ एक्शन एज़ पर लॉ हम कर सकें काम, जो कानून हमसे एक्सपेक्ट करता है वो कर सके,
तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक लोग बाग ईमानदारी से काम करना चाहेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है। बहुत काम हो चुका है, बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब भी हमेशा ऐसा लगता है कि जो जो अपराधी हैं वो एक या दो कदम हमसे आगे हैं इस मामले में। उनकी गाड़ियाँ हमसे तेज़ क्यों चलती हैं, भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों है, वो चलती रहती है उनकी। तो वो कुछ हमसे आगे रहते हैं और हम लोगों को उनको चेस करने के लिए जो हमारे पास सामान है वो कुछ इन्फीरियर रह जाता है। दूसरा कारण ये है कि हम लोग कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। तीसरा कारण ये कुछ मुकदमे होते ही बड़े मुश्किल हैं, उनमें कामयाबी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि ये काम करने के लिए पुलिस को हमारी भी मदद की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पब्लिक इज़ नॉट फोर्थ कमिंग टू हेल्प पुलिस इन इट्स वर्क। और सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ होती है तो पुलिस को मदद करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, मदद करते हैं, विटनेसेस तैयार हो जाते हैं बात कहने के लिए। वहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। जो विटनेस खड़ा हुआ है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ की तरफ से। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि उसके ऊपर कोई आँच ना आए। हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन बहुत पुअर है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से काम उस क्वालिटी का नहीं हो पाता जिससे कि एक आम इंसान को ये लगे कि हाँ पुलिस हमारे लिए अच्छी है। आपकी किताब पे वापस आते हैं और जब इसके एंड पार्ट में आते हैं तो देखते हैं कि इनायतुल्लाह खान जो कि एक सरकारी वकील जो कि स्टेट का केस लड़ रहे थे ड्रग कार्टेल्स के अगेंस्ट, उनकी एक ट्रक एक्सीडेंट में हत्या या मर्डर कह सकते हैं हो जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे ड्रग कार्टेल फ्री हो जाते हैं। तो ये समझना चाहूँगा कि जब जहाँ पे पुलिस का भी सपोर्ट था, स्टेट का भी सपोर्ट था एक सरकारी वकील को, उसके बावजूद भी कैसे एक ड्रग कार्टेल जिनके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट लगाई थी पुलिस ने, वो कैसे रिहा हो सकते हैं? ऐसा देखिए कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी मुकदमे को आगे बढ़ाने में। एक बार पुलिस जब चार्जशीट लगा देती है तो मेनली काम हो जाता है प्रोसिक्यूशन का कि वो अदालत में उसको लड़ सके, उसको आगे बढ़ाए, आर्ग्यूमेंट्स करे। तो जब ये सब चल रहा होता है तो एक थ्रेट परसेप्शन होना ज़रूरी है कि इसको किस चीज़ का थ्रेट है। वो हमारा जो वकील था जिसके बारे में आपने पढ़ा है वो ईमानदार था, अच्छी तरह काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, खुश भी रहता था। आपने देखा होगा उसका कुछ कैरेक्टर ही ऐसा था। बिल्कुल। उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया था कि मुझे इस बात का शक है कि मुझ पे कुछ हो सकता है। ऑल्सो ये मामला जब हाई कोर्ट तक पहुंच गया था तब जाकर उसके साथ ये कांड हुआ था, क्योंकि उन्हें हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो उनको किसी ना किसी तरह वो किला भेदना था जो किला हम लोगों ने तैयार किया था। तो एक अकेला मर्डर नहीं हुआ था, उसमें और भी बहुत मर्डर सारे हुए मर्डर्स थे, हुए कुछ थे। और लोगों के भी जी। हुए थे। तो जब क्रिमिनल उस स्तर पे घिर जाता है जैसे ये लोग घिर गए थे तो शायद अपने आप पे भी अटेम्प्ट हुआ था उस। हाँ मुझ पे भी अटेम्प्ट हुआ। मेरे घर में दो लोग यस। लगाए गए थे जो मुझे वो बॉम्ब से, बाराबंकी देशी में वो बॉम्ब। बहुत होता है वहाँ पे बम का कारोबार है। एक वहाँ की आप उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं कि वो कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग वो देसी बम बनाने का घर काम घर बहुत बम करते बनता हैं। है। तो वो हमारे घर में भी एक्सप्लोजिव्स रखे गए थे और कुछ भी हो सकता था। फिर दो आदमी हमारे जो लगाए गए थे इस काम के लिए वो भी, उनमें से एक को तो बहुत ब्रूटली मर्डर कर दिया था, दूसरा गायब कर दिया था उन्होंने। तो सही है, ये तो अपना काम चलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर 1990 के दशक में आपका पोस्टिंग हो जाता है इधर पीलीभीत की तरफ एंड आपने एक नाम यूज़ किया मार्क स्टैलियन। तो मार्क स्टैलियन कौन था? मार्क स्टेलियन का असली नाम हम कई कारणों से नहीं बता सकते जी। क्योंकि वो मार्क स्टेलियन अभी भी जिंदा है। अच्छा। और जब उस आज हम बात करें मार्क स्टैलियन अभी भी जिंदा है? आज का तो नहीं पता, लेकिन जब ये किताब लिखी थी तब ये जिंदा था। हम्म। काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था और बदमाशी अपनी ज़िंदगी की जो कर सकता था कर चुका था। और अब वो इस हालत में था कि वो इलेक्शन लड़वाता था तो वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहा था उन तक, उनके लिए जो इलेक्शंस में
एक बदमाशों की कुछ ज़रूरत पड़ती होगी, उसके लिए वो उनके लिए भी काम कर रहा था। शराब का धंधा कर रहा था, वो पकड़ा भी शराब धंधे के चक्कर में गया था। तो वो एक तो ज़िंदा है, इसलिए खुलकर उसका नाम हम नहीं लिख सकते, मार्क स्टैलियन इसीलिए रखा गया है। मार्क स्टैलियन हम लोग अपने आपस में भी जब बात करते थे पुलिस के अंदर, तो अगर कोई बाहर का ना सुने हम किसकी बात करें तो हम भी उसको स्टैलियन कहते थे। तो इस किताब में हम लोगों ने उस वाले कोड नेम को इस्तेमाल जी, किया कोड है। नेम मार्क स्टैलियन। सुनने में ऐसा लगता है कोई जैसे जासूस हो या स्पाई टाइप से किसी बुक के बारे में, अगर कोई पहली बार सुनेगा तो ऐसा ही लगेगा किसी स्पाई के बारे में ये लिखा गया है। हाँ, नाम तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे स्पाई हो। तो ऐसा क्या हुआ था कि पोस्टिंग के दौरान की एक बुक में वाकया लिखा हुआ है कि नेताजी, आई थिंक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए ही आपने लिखा था। जी जी, वो चीफ मिनिस्टर थे। जी, इतने नाराज़ हो गए थे आपसे, आपने ऐसी क्या रिपोर्ट बना दी थी? ऐसा था कि किसी वजह से सरकार ये एक्नॉलेज नहीं करना चाह रही थी कि जो खालिस्तानी जो क्रिमिनल्स थे, वो वहाँ से भाग के आ गए थे और हमारे इलाक़ों में ऑपरेट कर रहे थे। तो शायद वो ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि जो वहाँ पर क्रिमिनल घटनाएं हुई हैं, जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उनमें इन लोगों का हाथ था, आतंकवादियों का। तो आतंकवाद जैसे ही बात आती है कि आतंकवाद आ गया, तो सरकार थोड़ी सी हिल जाती है और एक्नॉलेज नहीं करता। बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियाँ सरकार की होती हैं जो पब्लिक के सामने सरकार खुद कभी कहना नहीं चाहती कि है। तो चूँकि हमने रिपोर्ट भेज दी थी, हमने तो लिखत पढ़त में सारी चीज़ भेजी। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे हमारे, शारदा प्रसाद, उनकी भी सिग्नेचर थी उस रिपोर्ट पर। हमने पूरे फैक्ट्स देते हुए किस किस तरह से घटना हुई हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए हैं, जो लोग देखे गए वो लोकल नहीं हैं, जो घटनाएं हो रही हैं वो न सिर्फ नॉन सिख्स के ख़िलाफ़ हो रही हैं, लोकल पॉपुलेशन में जो सिख्स हैं जो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हो रही थी। कहीं कहीं बम ब्लास्ट हुए थे, किसी सिनेमा हॉल में हुए, कहीं सड़क पे हो गए। इन सब चीज़ों की बेसिस पर हम लोगों ने पूरी एक डॉसियर बना के भेजा था कि वो एक्चुअली आतंकवादी घटनाएं हैं और सिख आतंकवादी घटनाएं। तो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। तो जबकि पोस्टिंग तो चीफ मिनिस्टर खुद ही करते थे उस ज़माने में, एसपी की, और उन्होंने मुझे भेजा था। लेकिन जब ये बात कैबिनेट लेवल पे डिस्कस हो रही थी तो उन्होंने कहा कैसे लड़कों को भेज दिया है। लड़के वो भी है ना, शारदा प्रसाद भी, और हम दोनों ही लड़के थे, यंग थे, बिल्कुल नए नए थे। तो उन्होंने कहा कैसे लड़के भेज दिए, ये तो क्या लिख रहे हैं लोग, इनको हटाइए, डीजीपी से कहा उन्होंने। तो ये बात मैंने उसमें लिखी है। अगर हम आज का दौर देखते हैं वर्तमान में, तो गैंगस्टर को एक ब्रांड टाइप से बना दिया गया है कि लोग खुद को ब्रांड मानने लग गए हैं और बड़ा क्या मानने लग गए? गैंगस्टर्स जो हैं आजकल, उनको लोग ब्रांड टाइप से, एक सेलिब्रिटी टाइप से मानने लगे हैं। और ब्रांड, अच्छा। हाँ, और लोग उन्हें युवा लोग फॉलो भी करते हैं। कई सारे ऐसे अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो युवा फॉलो भी करने लगे हैं। तो ये जो क्रिमिनल कल्ट्स हैं जिनको इतना बड़ा ब्रांड बना दिया जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, कल्ट फिगर्स बन कल्ट जाते हैं फिगर्स कुछ बन लोग, जाती हैं। और फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाते हैं कि हम भी ऐसे ही बने। बिल्कुल। वो एक बैड बॉय की इमेज जो होती है कई बार बड़ी अपीलिंग होती है कि मोटरसाइकिल पर तेज़ मोटरसाइकिल चलाएंगे, वो जंजीर वगैरह और बाल भी ऐसे और वो स्मोक भी वैसा ही, और सब कुछ इस तरह से किया जाए कि वो देखकर पता चले कि ये उस तरह का है। समाओ मुझे इस बात का भी अफसोस होता है कि हम जैसे शरीफ लोगों की तरफ लड़कियां कम अट्रैक्ट होती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा होती हैं। खैर जो भी है, तो ये सोसाइटी का एक ट्रेंड होता है मेरे ख्याल से। और एक और चीज़ कहूँगा कि कई बार मीडिया भी जिस तरह से रिपोर्टिंग करता है इन चीज़ों की, या फिल्मों में जिस तरह से क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं, अगर क्रिमिनल का रोल फिल्म का हीरो कर रहा है तो उसमें हीरोइज़्म दिखाया जाता है। अगर हीरो पुलिस वाला है तो वो हीरो होगा, इसलिए क्रिमिनल दबाया जाएगा, क्रिमिनल को बुरा दिखाया जाएगा। हीरो के हीरो बनाने के लिए हो सकता है क्रिमिनल के एक्शंस बड़े ख़तरनाक हों, लेकिन तब भी हीरो तो हीरो ही होगा। लेकिन अगर वो क्रिमिनल खुद हीरो है, फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है और उसकी
इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, तो फिर वो क्या फिल्में भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस टाइप के इमेजेस के लिए? मुझे लगता है बहुत सारे इस तरह के इम्पल्सेस हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, जिसको कि उजागर करने के लिए कोई बाहरी ताकत काम करती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा असर लोगों पे पड़ता है। काफ़ी हद तक फ़िल्में जो है लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। हीरो को देखकर लोग अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, हीरो को देख के ड्रेस पहनते हैं। अगर हीरो देवानंद जैसा हो जिसने बहुत सारे यहाँ पर रंगीन मफलर्स पहन रखे हो तो वो भी शुरू कर देते हैं। अगर किसी और एक्टर जैसा है जिसके बाल बहुत लंबे हैं तो बाल लंबे कर लेते हैं। ट्रेंड चला था, याद होगा काफ़ी साल पहले जब बहुत लंबे बाल का ट्रेंड था, तो वो भी सब फिल्मों से आया था। तो ये चीज़ें सीखते हैं तो वो चीज़ें भी सीखेंगे फिल्मों से जो अच्छी नहीं हैं। सलमान खान की तेरे नाम बीच में से हाँ, मांग। वो वैसी वाली भी आई थी। जी। अच्छा सर, फर्जी एनकाउंटर्स, फेक एनकाउंटर्स के बारे में आपने लिखा हुआ है, और 13 जुलाई 1991 में पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ था, जिसको बाद में फेक एनकाउंटर भी बताया गया था। और क्या पुलिस को फेक एनकाउंटर करने पड़ते हैं क्राइम कंट्रोल के लिए, या ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि एनकाउंटर करना है तभी क्राइम कंट्रोल होगा? ये दोनों बातें गलत हैं। ना तो पुलिस को एनकाउंटर करने की ज़रूरत है, ना ही फेक एनकाउंटर करना ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है कि एनकाउंटर्स किए जाए। तो फिर क्यों एनकाउंटर्स? एनकाउंटर्स इसलिए होते हैं कि काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन है पुलिस को कि वो हथियारों का इस्तेमाल करे। वो सही भी है, प्रोटेक्शन होना चाहिए। पुलिस के पास ये प्रोटेक्शन नहीं होगा तो फिर पुलिस करेगी क्या, कैसे करेगी? जहाँ पर हथियार चलाना ज़रूरी है, चलाने चाहिए। लीगली एक्सेप्टेबल है, ये लॉ में हमें पावर दी गई है पुलिस को, तो अगर ये पावर दी गई है तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी है और कर सकते हैं। लेकिन एनकाउंटर कब होना चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस नहीं है, आपने किसी को पकड़ लिया है, उसके बाद एनकाउंटर का सवाल ही नहीं उठता है। फिर आप ये फेक तरीका बताएंगे वो तो हमसे छूट के भागा और उसने किसी की बंदूक छीन ली और गोली चला दी और हमने अपनी बचत में गोली चलानी पड़ी इसलिए वो मर गया। मुझे लगता है कि ये बुज़दिली का एक उदाहरण है। इसमें कोई महानता पुलिस की नहीं है, ये बुज़दिली है। ये पुलिस का काम नहीं है, ये तो मर्डर है। पुलिस तो मर्डर रोकने के लिए, पुलिस मर्डर करने के लिए नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल अनैतिक भी है और ये एक गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। जिस भी स्टेट में इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है, होता है, एक टेम्परेरी रिप्रीव के तौर पर लोग देखते हैं उसको कि देखिए साहब कितना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर हो गया, अब तो किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन कितने दिन चलता है? हमने देखा है ना ये ट्रेंड्स होते हुए कि कोई ऐसे नेतागण आते हैं या ऐसे अधिकारी आते हैं जो कि एनकाउंटर्स में विश्वास रखते हैं। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, इतने एनकाउंटर्स इस पुलिस ऑफिसर के नाम पे इतने एनकाउंटर्स हैं। हाँ, अब तक 56 एक फिल्म बनी। 56। तो मुझे ये कहना है कि ये चीज़ें कोई, मैं पुलिस की बहादुरी या महानता नहीं मानता। हाँ, अगर कोई इतना जाबाज है कि वो जाके भिड़ने को तैयार है और उस पर वास्तव में ज़िंदगी के बात आ जाती है कि ज़िंदा या तो मैं रहूँगा या वो रहेगा, और पब्लिक गुड में ज़रूरी है कि किसी पे गोली चलाई जाए, वो तो समझ में आता है। लेकिन कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जहाँ पहले उसको जहर खिला दिया गया डकैत को, और जब जहर से वो बिल्कुल ही नीमझा हो गया, मरने की हालत में गया, तब गोली से मार के दिखा दिया उसको, फिर पोस्टमार्टम में मैनेज कर लिया। पहले ऐसा बहुत होता था जब डकैत हुआ करते थे ना, तो उसमें जहर खिला के मरवा देते थे, किसी उसी के साथी को किसी तरह से मिलाते थे अपने साथ, और वो जाके चाय में या किसी चीज़ में उसको जहर देकर अधमरा कर देता था, फिर पुलिस जाके गोली चला के उसको मार लेती थी। ये पहले की बात है। तो अब ये एनकाउंटर्स का दौर कम हुआ है। 50s में 40s में होता था, लेकिन ये था। तो ये फेक एनकाउंटर, ये क्या इसमें कोई मानता है? मुझे लगता है तो बहुत ही बुज़दिली की बात है। और लॉ ने आपको जो ताकत दी है उसमें सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप उनको जाके अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। अब आप में
इतना भी भरोसा ना हो अदालत में, या आपको इतना भी पेशेंस ना हो कि अदालत अपना टाइम लेकर उसको सज़ा सुना दे, तब तो मुझे नहीं लगता कि आप पुलिस अधिकारी बनने लायक हैं। एक आखिरी सवाल, क्या मैम, ये थोड़ा सा पर्सनल है, क्या मैम अभी भी आपसे नाराज़ होती हैं? आपने उनकी नाराज़गी कई जगह जाहिर करी है, और जब नाराज़ होती हैं तो आप टेनिसन की कविताएं सुनाते थे उनको, अब क्या कविताएं सुनाते हैं? और आज अगर नाराज़ हो जाती हैं तो किस टाइप से आप उनको मनाते हैं? बड़ी खुशी की बात है कि नाराज़गी एक भूत का विषय बन चुका है, अतीत का विषय बन चुका है, अब नहीं है ऐसा। कम से कम वो कारण तो नहीं है नाराज़ होने के। टेनिसन की कविता हो, चाहे वो गालिब की गज़ल हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई शानदार पोएम हो, ये सब चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। मुझे साहित्य का शौक़ है, मुझे उर्दू शायरी का बहुत शौक़ है, उनको भी शौक़ है। हम लोग तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें उनके लिए आज आप कह दीजिए। ओह! ये तो आपने बिल्कुल पहले से अंदाज़ा नहीं दिया था कि आप कुछ गाने को भी बोल देंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि एक गज़ल जो आपने जगजीत सिंह साहब से सुनी हुई है, उसकी 2-4 लाइनें गा देता हूँ। ये एक नज़्म है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नज़र देखेंगे गुज़रे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फ़िक्रे कसे जाएंगे, लोग ज़ालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा ज़िक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का ज़रा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वाह सर, बहुत शानदार। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं, बहुत बहुत पूर्व शुक्रिया। आईपीएस भी रह चुके हैं। एक आखिरी सवाल, आप क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के डायरेक्टर भी हैं, जी और एक अनोखा फेस्टिवल स्टार्ट करा है आपने लिटरेचर की फील्ड में, क्राइम लिटरेचर, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी 3 साल हो गए, 3 सीजन्स हो चुके हैं उसके, और हमने महसूस किया कि क्राइम लिटरेचर को पढ़ते तो लोग बड़े चाव से हैं। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सीरियल्स आपने देखे हैं जो क्राइम लिटरेचर पे आधारित होते हैं, तो एक आम जनता को शौक़ तो बहुत है क्राइम लिटरेचर का, लेकिन जो लिटरेचर फेस्टिवल्स है उनमें आम तौर पर ये टच नहीं होता है जो जॉनरा ऑफ क्राइम है। उसमें रोमांस पे काफ़ी होता है, हिस्टोरिकल बहुत होता है और चीज़ें बहुत होती है, लेकिन समहाउ द अदर क्राइम थोड़ा सा कम
इम्पोर्टेंस से देखा जाता है। हमने देखा बहुत सारा देश दुनिया का बहुत सारा ऐसा लेखन है जिसमें अपराध का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसको किसी तरह से सामने लाना ज़रूरी है। दूसरे, मैं ख़ुद अपराध की किताबें लिखता हूँ, मैंने अपराध की किताबें पढ़ी भी हैं। मुझे लगा कि इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का, वो मानस लाल मेरा बेटा है और उनके दोस्त ने मेरे सामने प्रपोज़ किया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया और आगे बढ़ाया। 3 साल हो गए और बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव, आपके पास आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।